नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में हजारों लोगों के साथ योग समारोह का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा, योग सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि समूची मानवता के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना की सराहना की। कहा, अग्निपथ अपने आप में अकेली योजना नहीं, ये योजना भारत को मजबूत और सुरक्षित बनाने का एक प्रयास। अग्निपथ योजना के अंतर्गत वायुसेना में पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया इस माह की 24 तारीख से शुरू। सेना और नौसेना में भर्ती प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख से होगी शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ कल नई दिल्ली में करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थानीय प्रतिनिधि होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के उम्मीदवार घोषित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के ग्रुप नेता पद से हटा दिया है और FIH हॉकी प्रो लीग महिला चैंपियनशिप में भारतीय टीम का मुकाबला रोटरडम में अमेरिका से जारी। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं मुनीश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कर्नाटक में मैसूरू के प्रसिद्ध महल प्रांगण में योग समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। श्री मोदी ने कहा कि योग सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि समूची मानवता के लिए है और योग सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगिन विन्दति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society, to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. प्रधानमंत्री ने योग के असीमित लाभ महसूस करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन की शांति को सार्वभौमिक शांति से जोड़ देती है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि वो योग को अपनी जीवन शैली बनाएं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि योग हमारी कला, संस्कृति और परंपरा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने योग कार्यक्रम के लिए मैसूरू का चयन किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत योग दिवस पर देश भर में 75 प्रमुख स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने लोगों को इस अवसर पर बधाई दी और कहा कि योग प्राचीन भारतीय विरासत का हिस्सा है और मानवता को भारत का उपहार है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी तेलंगाना में सिकंदराबाद में परेड मैदान में योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने लोगों से कहा कि योग को अपने सामान्य जीवन का हिस्सा बनाएं। योगा भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है और प्राचीन काल से हमारे जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है। प्रकृति से जुड़ाव,
सभी जीवों से प्रेम और आध्यात्म भारतीय संस्कृति के ऐसी तत्व है जो आप योग की जीवन में भी अवश्य मिलेगा। हमें अपने पूर्वजों की इस महान विरासत पर गर्व करना चाहिए और ये पूरी मानवता का भलाई के लिए योग का प्रचार करना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पुराना किले पर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विदेशों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। चीन के गुआंगझू में भारतीय वाणिज्य दूतावास योग दिवस पर गार्जियन रिंग कार्यक्रम में शामिल हुआ। भारत के महावाणिज्य दूत और सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शंघाई में भी भारतीय वाणिज्य दूतावास ने झेजियांग प्रांत के यिवू में योग कार्यक्रम का आयोजन किया। बांग्लादेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बांग्लादेश में अनेक स्थानों पर उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में लोगों की जोर शोर से भागीदारी दिखाई दे रही है। ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ढाका में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में कई मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया। इनमें बांग्लादेश की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य जहां आरा आलम, अभिनेता जकिया बारी मामो, विद्या सिन्हा मीम, अमन रजा, तरीन जाहा, दक्षिण एशियाई खेलों की महिला भारोत्तोलन चैंपियन माबिया अख्तर और बांग्लादेश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्य सौम्य सरकार शामिल थे। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन बांग्लादेश और ढाका में अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जमालपुर और नोआखाली में गांधी आश्रम ने भी योग दिवस से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने मीरपुर इंडोर स्टेडियम में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 1000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा की गई है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख से भीखू संघसेना, ब्राजील से मार्क्स विनिसियस रोजो रॉड्रिक्स, उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और ब्रिटेन से ब्रिटिश व्हील ऑफ योग को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। विजेताओं को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। भारतीय वायुसेना में पहले बैच की भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगी। नौसेना और थल सेना में पंजीकरण की प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख से प्रारंभ की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल और सैन्य मामलों के विभाग में अपर सचिव अनिल पुरी ने नई दिल्ली में बताया कि भर्ती की प्रक्रिया और रेजिमेंटेशन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं में युवाओं, प्रौद्योगिकी के जानकार तथा अनुकूलनशील लोगों को भर्ती किया जाएगा और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। श्री पुरी ने कहा कि अभ्यर्थियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 23013865 शुरू किया गया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जो अभी 5 साल पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या 2 साल पहले था और 5 दिन बाद होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं। तीनों सर्विसेज के जो प्रोसेस थे वो वैसे के ही वैसे रखे गए हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास के ऊपर लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले भी हम ऑल इंडिया ऑल क्लास थे, अब भी ऑल इंडिया ऑल क्लास रहेंगे। इसमें कोई किसी को, ये खासकर इसकी जरूरत है हमारे जो वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहां बिठाया है, उनके लिए है। कईयों के दिमाग में आशंका रही है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो रेजिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा। एयर मार्शल सूरज झा ने बताया कि प्रवेश की प्रक्रिया, प्रवेश स्तर पर योग्यता और परीक्षा पाठ्यक्रम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वायुसेना में सभी भर्तियां सिर्फ अग्निवीर वायु के माध्यम से की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अगले महीने की 24 से 31 तारीख तक देश भर में 250 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी। भर्ती की प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की सहायता के लिए 2 हेल्पलाइन शुरू की गई हैं, जिनके नंबर हैं 01125699606 और 01125694209। एयर मार्शल सूरज कुमार ने कहा कि वायुसेना को युद्ध के योग्य और युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा।
इसके बहुत सारे एलिमेंट हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं, कुछ और होंगे, और यही फिलॉसफी हम अपने अग्निवीर के ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल करेंगे। रोड मैप तैयार है, बहुत सारी टीमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी काम कर रही हैं। अग्निवीरों को सक्षम बनाने में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम खुद इंडियन एयरफोर्स हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा है कि भारतीय नौसेना अग्निवीरों के लिए इस महीने की 25 तारीख को एक भर्ती कैलेंडर जारी करेगी। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण 21 नवंबर से आईएनएस चिल्का पर होगा। भारतीय नौसेना ने कहा है कि अग्निवीरों को 4 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मर्चेंट नेवी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस बारे में जहाजरानी महानिदेशालय और भारतीय नौसेना के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि सिर्फ अग्निवीर अपने आप में कभी संपूर्ण सेना नहीं होंगे, क्योंकि सेना में और भी कई इकाइयां हैं। उन्होंने कहा कि जिन अग्निवीरों को नियमित किया जाएगा उन्हें गहन प्रशिक्षण लेना होगा और लंबा अनुभव भी हासिल करना होगा। एक समाचार एजेंसी के साथ विशेष साक्षात्कार में श्री डोभाल ने कहा कि योजना को इस परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ अपने आप में कोई अकेली योजना नहीं है। नीड टू लुक एट इट इन ए पर्सपेक्टिव। ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, ये अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग, and that required many avenues, that required many steps, multitude of them. Broadly speaking, they come under the 4 heads. It requires equipment, it requires change in systems and structures, it requires change in technology, it requires change in manpower, policies, and they have got to be futuristic. श्री डोभाल ने कहा कि अब युद्ध का पूरा परिदृश्य बदल रहा है, क्योंकि युद्ध में अब आमने सामने टकराने की जरूरत नहीं होगी और हमें अदृश्य दुश्मन से युद्ध लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है, इसलिए कल की तैयारी के लिए हमें भी बदलने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में हजारों लोगों के साथ योग समारोह का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा, योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना की सराहना की। कहा, अग्निपथ अपने आप में अकेली योजना नहीं, ये योजना भारत को मजबूत और सुरक्षित बनाने का प्रयास। अग्निपथ योजना के अंतर्गत वायुसेना में पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगी। सेना और नौसेना में भर्ती प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के ग्रुप नेता पद से हटाया। FIH हॉकी प्रो लीग महिला चैंपियनशिप में भारतीय टीम का मुकाबला रॉटरडम में अमेरिका से हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान दोनों ही नेता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की नई संभावनाएं भी तलाशेंगे। दोनों मंत्री साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। श्री मार्लेस 4 दिन की भारत यात्रा के पहले चरण में कल गोवा पहुंचे थे।
वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1987 बैच की अधिकारी सुश्री कंबोज वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत हैं। वो श्री टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुश्री कंबोज शीघ्र ही अपना पदभार ग्रहण करेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी दलों की नई दिल्ली में आज हुई बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा कर दी गई। इन दलों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि श्री यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने बताया है कि श्री यशवंत सिन्हा इस महीने की 27 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर विचार के लिए भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में जारी है। पार्टी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भाग ले रहे हैं। पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के बारे में सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की जिम्मेदारी श्री नड्डा और श्री राजनाथ सिंह को सौंपी थी। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए 14 सदस्यीय प्रबंधन दल का भी गठन किया है। शिवसेना ने अपने मंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी ग्रुप नेता के पद से हटा दिया है। एकनाथ शिंदे कम से कम 12 विधायकों के साथ भाजपा शासित गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें हटाने का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास पर हुई बैठक में लिया गया। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने इस मुद्दे को शिवसेना का अंदरूनी मामला बताया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर जिले के डांडियाल में भूकंप वेधशाला का उद्घाटन किया। 20 लाख रुपए की लागत से ये तीसरा भू विज्ञान केंद्र बनाया गया है। इस वेधशाला में उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कई अन्य जिलों की भूकंपीय स्थिति का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अगले 4 महीनों में 152 भूकंपीय वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। कश्मीर खंड में 3 और वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुई आज सवेरे की 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में तुज्जन और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर इलाके के तुलीबल गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कल रात ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुलवामा में 2 और बारामूला में 1 आतंकवादी मारा गया है। असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है। इसके साथ ही देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। इससे देशव्यापी खाद्य सुरक्षा का सपना साकार हुआ है। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश के किसी भी हिस्से में उचित दर की दुकान से खाद्य वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इस योजना को सुचारू बनाने के उद्देश्य से मेरा राशन मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। ये ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे लाभार्थियों को समय पर जानकारी उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे ने आज कहा कि अंगदान को एक जन आंदोलन बनाना चाहिए और इस संबंध में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। श्री टोपे ने आज मुंबई में एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन की जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में अनेक नागरिकों को प्रत्यर्पण के लिए अंगों की जरूरत है, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए समाज में अंगदान के संबंध में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में आज माओवादियों के साथ एक मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। खबरों के अनुसार जिले के बोडेन प्रखंड में पतडारा जंगल में सड़क खुलवाने गए सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर गए। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews
www.radiogopala@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इंटरनल सिक्योरिटी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 22 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को चीन की मेजबानी में हो रही 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन के दौरान आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, परंपरागत औषधि, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। इस दौरान बहुस्तरीय प्रणाली, कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से पहले कल ब्रिक्स उद्योग मंच की बैठक में उद्घाटन भाषण देंगे और ये भाषण ऑनलाइन होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। Will you kindly now listen? I am talking to you from a great distance, and my voice is slightly spoilt by the very good but not yet perfect instrument through which I am speaking. So you may not guess who I am. I am Rajagopalachari, and I am speaking from Madras All India Radio Broadcasting Station. I have been given the honor of inaugurating this Hindustan Akashvani in Madras. 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1947 में सत्ता के हस्तांतरण की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निवर्तमान गवर्नर जनरल माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत में इसी पद पर बनाए रखने का फैसला किया ताकि निरंतरता और स्थिरता बनाई रखी जा सके। स्वतंत्रता के लगभग एक वर्ष बाद जून 1948 में जब माउंटबेटन अपने देश लौट गए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 21 जून 1948 को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वे 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने तक इस पद पर बने रहे। आज हम स्वतंत्रता सेनानी टीकू राम को भी याद कर रहे हैं, जो राजस्थान के सीकर के रहने वाले थे। टीकू ने भूमि कर में वृद्धि और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी जबरन वसूली के खिलाफ 21 जून 1934 को प्रदर्शन करने के लिए किसान आंदोलनकारियों की एक सभा में हिस्सा लिया था। इस किसान सभा की खबर सुनकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने बल के साथ वहां पहुंच गया और उसने पहले आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करने और फिर गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलीबारी में टीकू की मृत्यु हो गई। इस बहादुर जांबाज को हमारा सलाम। हम आज शहीद नवाब कादिर अली खान को भी याद कर रहे हैं। नवाब कादिर अली खान नागपुर के एक अमीर थे।
उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। कादिर अली खान ने अपने क्षेत्र के विद्रोहियों को संगठित किया, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की और कई स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला करने में उनका नेतृत्व किया। विद्रोहियों पर हमले के दौरान उन्हें कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया और राजद्रोह और विद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 21 जून 1862 को उन्हें फांसी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। FIH हॉकी प्रो लीग चैंपियनशिप में नीदरलैंड्स के रोटरडम में भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना अमेरिका से हो रहा है। तालिका में 12 मैच में 24 अंक के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना 16 मैच में 42 अंक के साथ शीर्ष पर है। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार में आज से लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का संचालन फिर शुरू कर दिया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस और राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का संचालन फिर शुरू होने से पटना में फंसे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। पूर्व मध्य रेलवे ने एहतियात के तौर पर आज 243 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। इस बीच स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा आज फिर से शुरू हो गई। असम में मौसम साफ होने के बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। हालांकि बराक घाटी के 3 जिलों में स्थिति अब भी गंभीर है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 4 इकाइयां बचाव अभियान के लिए ओडिशा से सिलचर पहुंची हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सभी उपायुक्तों को ये निर्देश दिए हैं कि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर हर संभव राहत पहुंचाई जाए। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.81% की तेजी से 934 अंक बढ़कर 52,532 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.88% की बढ़त से 289 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 15,639 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर होकर 78 रुपये 8 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 70 रुपये की बढ़त से 50,805 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य लगभग 2% बढ़कर $116.20 प्रति बैरल के करीब था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड पर सुना जा सकता है। जाने माने कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरश मिश्र को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान उन्हें नई दिल्ली में 27 जून को मैं तो यहां हूं काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार केके फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश के आसार हैं। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। श्रीनगर और जम्मू में आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा होने का अनुमान है। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, ईटानगर और आइजोल में बादल छाए रहेंगे तथा 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरी दुनिया में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में हजारों लोगों के साथ योग समारोह का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा, योग सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अग्निपथ योजना की सराहना की। कहा, अग्निपथ अपने आप में कोई अकेली योजना नहीं, ये योजना भारत को मजबूत और सुरक्षित बनाने का प्रयास।
अग्निपथ के अंतर्गत वायुसेना में पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया इस महीने की 24 तारीख से हो जाएगी शुरू। सेना और नौसेना में भर्ती प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगी। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के ग्रुप नेता पद से हटा दिया है। और इसी के साथ समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।